इसमें 3 बॉन्ड है एक साथ, ये नहीं, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, खास कंपाउंड बताए थे। ये ऐसे करके बैंड हो जाता है, 3 डायमेंशन में कैसे दिखाऊं इसको मैं आप लोगों को, इसीलिए मैंने कहा कि भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मैं, तो इसको याद रख लो। ये नहीं, सिर्फ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब जब डबल बॉन्ड ऐसे है। लेकिन इस कंपाउंड को देखो जरा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक क्या हुआ इसके साथ, लोन पेयर भी तो होगा, वो लिखा थोड़ी ना, वो लिख के थोड़ी ना देंगे, वो तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये ई ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, अलग है, इधर रिंग लगी हुई है वो अलग है, और एक लोन पेयर है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हुए कि नहीं हुए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, तो ये भी कायरल सेंटर तो एक्ट करेगा ना, इनमें से कोई नहीं कायरल सेंटर एक्ट करेगा, ये तो एक्ट करेगा कायरल सेंटर एक्ट। अगर कायरल सेंटर एक्ट करा तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका आंसर होगा ये। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, बंद रहो, पढ़ लो। चलो बच्चों, तो अब आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर। एंड एक मिनट वीडियो रोकना पड़ी है, फिर से एक बार मैं ओवरव्यू सा बता देता हूँ। हमने आइसोमेरिज्म जो पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले हमने कहा था आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? एक तो होती है हमारे पास स्ट्रक्चर, और दूसरी कौन सी थी? स्टीरियो, हमारी सॉरी, ठीक है। एक थी हमारे पास स्ट्रक्चर, एक थी हमारे पास स्टीरियो। स्ट्रक्चर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा था हमने? 6। मतलब स्ट्रक्चर थी, एक तो थी हमारे पास चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, फिर मेटा, टोटो रिंग चेन और रिंग वाली, है ना। इसमें ऑर्डर भी बताया मैंने किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम। फिर आया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो वो 2 टाइप की थी। फिर किसको देते हैं? बेटा ये देख लो पहले, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की थी, कौन कौन सी? कॉन्फ़िगरेशन, एक तो थी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल और एक कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरी थी हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल। यही था कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या क्या पढ़ी है इसमें? हमने पढ़ा एक तो हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी हमने पढ़ी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, यही पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा हमने? सोचो, सिस ट्रांस ई जेड नोमेनक्लेचर पढ़ा हमने वो पढ़ा, एंटी और सिन पढ़े, ऑक्साइन के बारे में हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और जब हम आए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा कि राइट साइड मोड़ेगा, लेफ्ट साइड मोड़ेगा, उसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारी चीजें आ गई, इनैंशियोमर आ गया, रेसमिक मिक्सचर आ गई, मीजोमर्स आ गए, डायस्टीरियोमर्स आ गए, आए थे कि नहीं आए थे? तो वो सारा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये खत्म हो गया। अब लास्ट में बचे हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है। तभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कभी भी अगर आपसे वो टोटल आइसोमर पूछता है ना, तो वो जनरली क्या पूछ रहा है वो आपसे ये जितने भी हैं इनको मिला के पूछ रहा है वो टोटल आइसोमर। इसको नहीं पूछते, क्योंकि एक ही आइसोमर के हम अभी पढ़ेंगे, एक ही आइसोमर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा है स्पेसिफिकली, तभी आपने इसके बारे में बताना, नहीं तो आपने नहीं बताना, ठीक है। और आपसे जब उसने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा, तो आपने स्टीरियो आइसोमर में वो स्पेशली कौन कौन से बताने आपने? कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फिगरेशनल ही बताने आपने, यानी कि जीआई और ऑप्टिकल ही बनाने। तभी तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था वो, तो उसमें मैं लिखवा रहा था कि टोटल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कितने बनेंगे, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था, जिसमें जीआई और ऑप्टिकल दोनों ही थे, ठीक है। तो अब हम आए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। उसने स्पेशली पूछा होगा जब भी कभी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में उसने कहा होगा आपको। अब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या थी बच्चों? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में या इसमें हमने क्या पढ़ा था? जैसे जीआई में हमने क्या पढ़ा था? देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। रोटेशन जो वो रिस्ट्रिक्टेड थी, डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और वहां पे रोटेशन पॉसिबल होगी, वो रोटेट कर सकता है, तब अराइज होगी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सी? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और इनको हम कन्फर्मर्स भी बोल देते हैं। और एक मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट कन्फर्मर हो सकते हैं। जैसे जब हमने स्ट्रक्चरल और वो पढ़े ना, तो 2 थे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं मैक्सिमम, कुछ कोई ना कोई नंबर तो होता था ना, लेकिन इनका इनफाइनाइट है। चलो तो लिखो फिर जल्दी से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में आ जाओ। लिखो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
The different arrangements of atom different arrangement of atoms different arrangement of atoms in space, different arrangement of atoms in space that result from the free rotation, that result from the free rotation of groups also the different arrangement of atom in space that result from the free rotation of groups about carbon-carbon bond around carbon-carbon bond axis, carbon-carbon bond axis, carbon-carbon bond axis are called conformation, are called conformations or conformational isomers. और रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, हम इनको रोटामर भी बोल देते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स. And phenomena is called conformational isomerism. ठीक है, हो गया. चलो देख लिया सबने. चलो देखो बच्चों, तो सबसे पहले कॉन्फर्मेशन डिस्कस करते हैं इथेन की. चेक करना, इधर मॉलिक्यूल मैंने बना लिया है, चेक करना. अब बच्चों इथेन क्या होता है? इथेन मॉलिक्यूल सबको पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें. बाद में बेटा क्लास ले रहा हूं मैं. क्या हो गया? CH3 ठीक है. तो ये आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है. अब बच्चों अगर आपने इसको लिखना हो इथेन के मॉलिक्यूल को, तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, एक कार्बन ये है, एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है, एक ऐसे एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है. या इसको थोड़ा और अच्छे से बनाओ तो ये. अब चलो यहाँ पे दो तरह की प्रोजेक्शन होती है, ध्यान से सुनना. कन्फर्मर हम दो प्रोजेक्शन से करेंगे. पहली है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक आती है हमारे पास सामहोर्स प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप बॉन्ड कैसे यहाँ पे बनाओगे. एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है और दूसरी हमारे पास सामहोर्स प्रोजेक्शन. हम इसको नहीं डिस्कस करते हैं इतना, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे. ध्यान से सुनना. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या कहता है? इनमें से आप किसी को फर्स्ट कार्बन एटम मान लो, किसी को सेकंड कार्बन एटम मान लो. जैसे कि ये देखो बच्चों, इथेन का मॉलिक्यूल आपको 3 डायमेंशन में ऐसा दिखेगा. ये दिख रहा है, दिस इज इथेन. ये ब्लैक वाले जो दोनों कार्बन है और ये इसके हाइड्रोजन है. इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन. एंड व्हाई कंफर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल है? बिकॉज ये बॉन्ड जो वो क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है. समझ रहे हो? रोटेशन जो वो पॉसिबल है. अब देखो पहले ये ऐसे था मान लो, अभी ऐसे रोटेट करता गया. इसको ऐसे मान लो, ये देखो ऐसे था, अभी रोटेट करता गया, इस तरह से रोटेट कर रहा है. तो ये जब रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे ना 2-3 चीजें आएंगी, ध्यान से सुनना, जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे. एक तो आता है बच्चों डायहेड्रल एंगल,
डायहेड्रल एंगल का मतलब होता है जैसे मान लो अभी आपने एंगल जो वो 0 रखा है, अब आप क्या करोगे, इसको रोटेट करोगे, 0 से आपने 1 करा, 2 करा, 3 करा, फिर घुमाते गए 60 आ गया, फिर और घुमाया आपने कितना हो गया 120 हो गया, और घुमाया आपने कितना हो गया 180 हो गया, और घुमाया आपने कितना हो गया 360 हो गया, पूरा यहाँ पे 360 पे फिर से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसको रोटेट कर करके देखना कि कितने कन्फर्मर जो पॉसिबल है। तो अब खुद सोचो बच्चों, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो कितने कन्फर्मर पॉसिबल है? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? बच्चों देखो इस डिग्री पे एक और घुमाओगे तो एक और, इतने सारे एंगल है, इतनी सारी डिग्री, इतने सारे रेडियंस हैं, तो कितने बन सकते हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट। तो कन्फर्मर आपसे कोई पूछे तो कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट। अब आपने क्या करना, देखो ध्यान से सुनना, यार इसका ना एक बॉन्ड गुम हो गया बीच वाला, रोटेशन ना बड़ी अच्छी सी नहीं हो रही, कोई नहीं थोड़ा लगाते हैं इसके साथ। अब देखो रोटेशन, ये जरा बॉन्ड जो मुझे थोड़ा अच्छा सा बॉन्ड लगाते हैं, ये रहा, ठीक है। अब ठीक है, ये देखो बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये देखो, अब उसने कहा न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन जैसे मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ये वाला सामने वाला, और ये दूसरा कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। उसने कहा क्या करना है आपको, देखो ध्यान से सुनो, दिख रहा है ना दूर से, ये देखो, इसको क्या करना है आपने, अभी देखो आप, ये बिल्कुल इसके पीछे है, ये वाला इसके पीछे है, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है डॉट से, और जो पीछे वाला कार्बन है, सेकंड कार्बन है, उसको रिप्रेजेंट करना आपने सर्कल से। समझ गए? कैसे? चेक करो, मान लो एक कार्बन को आपने रिप्रेजेंट करा कुछ इस तरह से, देखो पहला जो कार्बन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करा आपने, और जो दूसरा कार्बन है उसको किससे रिप्रेजेंट करा आपने? सर्कल से। आप ऐसे करके सर्कल लगा लो, ये लो, जैसे तो बन गया, ये लो, ठीक है। अब बच्चों इसके हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे हम? जो पहला कार्बन है उसका मान लो एक हाइड्रोजन ऐसे रखा था आपने, एक ऐसे था और एक ऐसे था, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। तो सेम बच्चों पिछले कार्बन के भी हाइड्रोजन है, और उसके हाइड्रोजन बिल्कुल उसके पीछे, ये देखो अभी मान लो ये ऐसे है इस फॉर्म में, तो ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है बिल्कुल इस हाइड्रोजन के पीछे है। तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको, मतलब रखा भी हमने इसके बिल्कुल पीछे है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसको दिखाएंगे तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाएंगे कि दिख जाए, पता चल जाए, जैसे ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, और फिर ऐसे करके, ये लो। अब क्या करना है, पहला कन्फर्मर हो गया, मतलब ये इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। सामहोर्स प्रोजेक्शन लाइन सी बनाते हैं, एक अलग होता है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आपने क्या करा, देखो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अभी आप मान के चलो डायहेड्रल एंगल कितना है? व्हाट इज डायहेड्रल एंगल? ध्यान से सुनो बच्चों, डायहेड्रल एंगल ये और ये जो स्पीशीज है ना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीच का एंगल। अभी मान के चलो 0 डिग्री एंगल है, डायहेड्रल ये भी बोल देते हैं हम कितने पे रोटेट कर रहे हैं इसको। तो अभी मान लो पहले 0 था, अब आपने इसको रोटेट करना शुरू करा, बताओ बच्चों ये बन गया कन्फर्मर, बना कि नहीं बना? फिर आपने और घुमाया, एक और कन्फर्मर बना, एक और घुमाया और कन्फर्मर बना। एक टाइम आया आप इसको लेके 60 डिग्री पे, ये देखो ऐसे ऐसे करके देखो 60 डिग्री पे आ गया। 60 डिग्री पे, ये जब 60 डिग्री पे आया तो कैसे दिखेगा ये, जरा सोचो। जब ये 60 डिग्री पे आएगा, आपने पिछले वाला, आप रोटेट अगले वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम पीछे वाला रोटेट कर रहे हैं। तो जब आपने इसको रोटेट करा है बच्चों, सोचो कैसा दिखेगा। ये फ्रंट वाला तो ऐसे रहा, पीछे वाला कैसे आ गया देखो, 60 डिग्री घुमा दिया आपने, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया। तो ये 60 डिग्री पे आपने इसको रोटेट करके पीछे वाला ऐसे करके आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप सोचो अगर इसको और 60 घुमाओ आप, ठीक है, अगर इसको आप और 60 घुमाओ इसको और 60 घुमाओ, ये देखो अभी यहां पे था ऐसे ऐसे हो रखा था, ये देखो इसको 60 घुमाओ बच्चों, यहां पे घुमाते हैं हम, ये लो, ये क्या हुआ, फिर से एक दूसरे के पीछे ही आ गया ये। तो ये फिर से कैसा कन्फर्मर बन जाएगा,
जब आपने टोटल एंगल, पहले आपने कितना एंगल करा, देखो ध्यान से सुनना, आपने कितना करा यहाँ पे 60 डिग्री पे रोटेट करा इसको, डायहेड्रल एंगल। अब क्या हुआ, आपने कितना कर दिया 120 डिग्री। बताओ 120 डिग्री पे क्या हुआ, वन 120 डिग्री पे क्या ऑब्जर्व करा हमने, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, और 120 डिग्री पे जब आपने घुमाया, यानी कि और 60 पे जब आपने घुमाया, तो ये फिर से ऐसे आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये और ये तो दोनों बिल्कुल सेम हो गए। इसका मतलब है जैसे मैंने 60 डिग्री पहले एंगल लेकर गया तो एक कन्फर्मर बना। वैसे तो 0 और 60 के बीच में बहुत सारे कन्फर्मर थे, लेकिन जो हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जब मैंने 60 डिग्री एंगल करा तो वहां पे एक कन्फर्मर बना, फिर मैंने उसको और 60 पे घुमाया तो फिर से पहले वाला ही बन गया। समझे कि नहीं समझे। अब बच्चों यहाँ पे ना दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, डायहेड्रल एंगल और दूसरा है टॉर्सनल स्ट्रेन। व्हाट इज टॉर्सनल स्ट्रेन? बच्चों खुद सोचो आप, जब ये एटम और ये एटम यहां पे थे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, सबसे कम, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के पीछे डिस्टेंस, ये देखो ये बिल्कुल पीछे, ये बिल्कुल पीछे, सारे देखने आपने। तो ये यहां पे सोचो बॉन्ड बनाओ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है वहां पे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये जो रिपल्शन होगी बिटवीन द ग्रुप्स, उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो बच्चों जब ये ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। और रिपल्शन अगर मैक्सिमम है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अगर स्टेबिलिटी सबसे कम है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो बच्चों ये जो आपको इथेन की बात कर रहे हैं अभी हम, इथेन में ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसकी स्टेबिलिटी अभी सबसे कम है, इसकी एनर्जी अभी सबसे ज्यादा है, इसकी टॉर्सनल स्ट्रेन अभी मैक्सिमम है। जैसे ही आपने इसको 60 में घुमाया ना, ये देखो 60 में घुमाया ऐसे करके, ये देखो ऐसे, जब आप इसको ऐसे ले गए तो उस केस में बच्चों इसका जो क्या चीज डिस्टेंस है, ये देखो क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम, टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम। अगर टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो बच्चों ये बताओ इस कन्फर्मर और इस कन्फर्मर में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात आ गई इनका नाम क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसका नाम जो है, जो कभी भी सबसे स्टेबल फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होती है उसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। अभी ये हमारे पास फुली इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, तो ये इक्लिप्स्ड है, ये फॉर्म होती है इक्लिप्स्ड, ECLIPSED, दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा ये कौन सी बन जाएगी फिर से, 60 पे और घुमाओ तो कौन सी, फिर से इक्लिप्स बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, इक्लिप्स 60 डिग्री घुमाया स्टैगर्ड, और 60 डिग्री घुमाया इक्लिप्स। लेकिन एक चीज भूल गए आप, इन दोनों के बीच में भी एक फॉर्म होगी ना। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब ये ऐसे था, जब ये बिल्कुल ऐसे था, एक दूसरे के पीछे था, कौन सी फॉर्म थी, इक्लिप्स्ड। अब आपने ज्यादा नहीं घुमाया, आपने सिर्फ 1 डिग्री घुमाया। अब इक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप थोड़ा सा दूर हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गई है, तो जिसकी वजह से बच्चों एक नई फॉर्म बनेगी, उसका नाम होता है गाउशी। समझ रहे, कौन सी वाली, गाउशी। और भी है उसका एक नाम, कौन सा, स्क्यू। तो बच्चों अगर बॉन्ड एंगल जो है आपका 0 से 60 डिग्री के बीच में, तो वो जितने भी कन्फर्मर बनेंगे 0 से 60 डिग्री के बीच में, बच्चों ये देखो जैसे ये था 0 से 60 डिग्री में, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे क्या बोलेंगे उनको, गाउशी।
तो ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर? स्टैगर्ड दूसरे नंबर पे, गाउसी, और सबसे कम इक्लिप्स। ऐसा समझ के नहीं है तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड। और आपसे कोई पूछ ले कि और कौन सी फॉर्म पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों एक और फॉर्म पॉसिबल है जिसमें क्या होगा, एंगल जो है वो कितना होगा, यहां पे होगा कहीं, यहां कहीं होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां कहीं होगा। ये लो, इस फॉर्म का नाम हुआ गाउसी, Gauche, गाउसी। और स्क्यू, ये लो, चेक हो कितना इजी है, वेरी इजी। अच्छा बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जल्दी से लिखते चलना। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन, जल्दी से बताएंगे, सबसे ज्यादा स्टैगर्ड, दूसरा गाउसी, और सबसे कम इक्लिप्स। टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें तो इक्लिप्स की सबसे ज्यादा, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो तब भी ऑर्डर रिवर्स, इक्लिप्स का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे गाउसी, और सबसे कम एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी, स्टैगर्ड की होगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, खुद ही कर लेंगे अरेंज, वेरी गुड बच्चों। अब वो आता है कि इसका एनर्जी डायग्राम बनाओ, ठीक है। एनर्जी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे जो बने हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये मान के चलो आप, ये देखो कितना इजी है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, चेक करना जरा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम यहाँ पे। और इस तरह का बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा मान लो। अब एक चीज बताओ, ठीक है, अब कई बुक में ना, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बुक में ना उन्होंने यहां से स्टार्ट करा होगा, कई बुक ने यहां से स्टार्ट करा होगा, आप किसको प्रेफर करेंगे बताओ वैसे जनरली? ऊपर। रीजन क्या है कि भाई कुछ मॉलिक्यूल की अपनी कुछ तो एनर्जी होगी ना, जीरो थोड़ी ना होगी। अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊं तो इसका मतलब वो जीरो एनर्जी लेकर बैठा है, जीरो तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो होगी उसके पास एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ हमने बनाया कुछ इस तरह के, देखना ध्यान से सुनना, इसको यहां से बना रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब आप खुद सोचो बच्चों, ठीक है, ये जो फॉर्म होगी, यहाँ पे जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? स्टैगर्ड। क्यों? इसकी एनर्जी सबसे कम, तो ये है स्टैगर्ड। अच्छा यहाँ पे कौन आ गया फिर? इक्लिप्स। यहाँ पे बीच में, और यहाँ बीच में पूछ ले तो गाउसी। यहाँ पे कौन आ गया फिर से? स्टैगर्ड। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान से लिख लेना सारे बच्चे। बच्चे सोचो, ये है स्टैगर्ड। अगर स्टैगर्ड को आपको इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? केमिकल काइनेटिक आ गया यहाँ पे। 10 लाख की कार लेनी है, 6 लाख मेरे पास ऑलरेडी है, 4 लाख और चाहिए, इंटेंट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ ऐसा करके कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ वैसा ही है कि आपके पास ऑलरेडी स्टैगर्ड फॉर्म है। अब उस स्टैगर्ड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? इक्लिप्स में। क्या करोगे? ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना, तो एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब करेगा? तो बच्चों ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इस वैल्यू को। ये है 12.5 किलो जूल पर मोल। 12.5 किलो जूल पर मोल। बच्चों इस एनर्जी को किलो कैलोरी में भी पूछ सकता है, वो बताओ किलो कैलोरी में कितनी हुई एनर्जी? 3 किलो कैलोरी। 3 किलो कैलोरी। अच्छा तूने लगाई हुई है क्लासेस में, तो ये आंसर दे रहा है चैतन्य को क्या होगा आज भी? गुड। हाँ देख, क्लास लगाई हो पहले, रिवाइज हुआ हो तो सोच क्या मतलब, फिर तो लगता है भाई सारा जहान अपने कदमों में है। नीट जे क्या बात कर रहे हैं हम तो। 12.5 किलो जूल पर मोल ना, तो बेटा कितना किलो कैलोरी हुआ? हाँ एक सेकंड आया तो पता क्या पूछेगा? यहाँ पे उसने ए बनाया हुआ है, यहाँ पे बी बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिख दिया, उसने कहा सी, ठीक है। उसने कहा ए बी सी आर डैश डैश डैश,
मतलब गाउची है, स्टैगर्ड है, इक्लिप्स्ड है, एनीथिंग, तो वो आपको बताना है। पता कर लोगे ना? ए क्या आएगा? स्टैगर्ड। बी क्या आएगा? और सी क्या आएगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आपको ये देखना है, ग्राफ देख के पता चल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी उसके बाद पहले टॉपिक तो खत्म कर लेते हैं बेटा, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, क्या चीज मैम? सब कुछ निकाल दो आप, छोड़ो मत कुछ भी। नेक्स्ट आओ बच्चों, अब हम करते हैं ब्यूटेन का कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन, जल्दी करो। कॉन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन की बात करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है। आप किसी भी एटम को फर्स्ट मान सकते हो, किसी भी एटम को सेकंड मान सकते हो, ठीक है। पर जो जो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन आएगी वो कौन से वाला, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको एक बार ये समझ आ जाएगा तो बाकी सारे समझ आएंगे। मान लो आपने इस एटम को फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। अगर आपने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना तो इसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, जरा चेक करो। ये कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इस फर्स्ट के साथ क्या क्या अटैच है बच्चों? एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हम यहाँ पे मान ले CH3। सेम ऐसे ही इसके साथ एक CH3, एक H यहाँ पे बच्चों, और एक H यहाँ पे। यही है, सिंपल ये रहेगा कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ इस तरह से, ये देखो CH3 ग्रुप को मैंने बना दिया ये वाला ग्रीन, अपना ऑरेंज, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, अभी ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। कौन सी फॉर्म हुई है? ये यार भाई सीधा हो जाए। ये कौन सी है? फुली इक्लिप्स्ड। जैसे आप घुमाते जाओगे गाउसी ये आएगी, ये कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? पार्शियल इक्लिप्स्ड। ये स्टैगर्ड, ये है स्टैगर्ड, ये है स्टैगर्ड। देखो ये स्टैगर्ड क्यों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है इस वक्त? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे। फिर और घुमाओगे तो फिर गाउसी, फिर वही पार्शियल इक्लिप्स्ड, और लास्ट में फिर से फुली इक्लिप्स्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अब ना, पहले क्या होता, 60 डिग्री एंगल घुमाया था हमने तो एक नया कन्फर्मर बना था। नया तो देखो हर डिग्री पे बनेगा, लेकिन कहने का मतलब एक बड़ा अलग सा। और जब हमने उसको फिर से 60 डिग्री और यानी कि 120 पे जब हम पहुंचे थे तो फिर से सेम आके बन गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हर 60 डिग्री के बाद जो है वो कुछ आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। चेक करो कैसे, ये देखो। पहले तो ऐसा करो आप बच्चों, एक सर्कल लगा लो, एक ये बना लो सर्कल, शॉर्ट कट बता देता हूं आपको। पहले तो सर्कल बना लो, ओके, बहुत है, बना लेते हैं, करता हूं। चल अब मैंने ऑलरेडी इनको 60-60-60 पे घुमा के बना के दिखा देता हूं आपको कैसे बनेंगे। बच्चों सबसे पहले तो क्या था, ऊपर ये ऐसे बनेगा, इसका इधर क्या था बच्चों? CH3,
इधर क्या था H और इधर H, तो इसका तो वैसे रखेंगे, पहला कार्बन तो रोटेट करेंगे नहीं, मतलब सामने वाला फ्रंट वाला कार्बन तो रोटेट करेंगे नहीं, कर सकते हैं लेकिन अभी समझने के लिए हम बैक वाला रोटेट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब क्या हुआ, अब आएगा CH3। सबसे पहले क्या था CH3, बिल्कुल इसके साथ ही था, पीछे इधर था बच्चों H और इधर था H। कितने डिग्री पे घुमाया आपने? 60 डिग्री घुमाया। 60 डिग्री पे घुमाओगे इसको तो क्या बन जाएगा, सोचो 60 डिग्री कैसे बनता है, यही बनता है ना, ये ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, यही होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे वाला इधर पहुंच जाएगा, इधर आ गया CH3, इधर आ गया H और इधर आ गया H, यही है बच्चों। और घुमाया आपने 60 पे, सोचो अगर आप 60 पे घुमाओगे तो वो कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा CH3, इधर H और इधर आपके पास H, यही है। अगर आप इसको और घुमाओ तो CH3 अब इधर आ जाएगा H, अगर आप इसको और घुमाओ तो CH3 अब इधर आ जाएगा और फिर इधर H और इधर H। अगर आप इसको और घुमाओ तो कहां पहुंच जाएगा ये, H और CH3 और लास्ट सोचो फिर से फर्स्ट वाली CH3 इधर, CH3 इधर, H, वो पहले वाला बन के आ गया। तो सोचो यहाँ पे एंगल कितना 60, यहाँ पे कितना हो गया 120, यहाँ पे कितना बच्चों 180, यहाँ पे तब कितने पे घुमाया, अरे 60 ऐड कर दो ना, कितना हो गया 240 डिग्री और घुमाया तो कितना 300 डिग्री और लास्ट में तो देखो 360 पे सोचो आप घूम फिर के वही आ जाएगा, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये कौन कौन सी फॉर्म होती है, तो बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ पे इक्लिप्स दो तरह के होते हैं। इक्लिप्स तब होती है जब एक के पीछे होता है, दूसरा दूसरे के पीछे होता है। जैसे कि ये देखो बच्चों, अभी इधर देखो ये CH3 इस CH3 के बिल्कुल पीछे है, ये इसके बिल्कुल पीछे है, इसके पीछे है। अभी जो ये फॉर्म है ना, इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड। लेकिन ये कौन सी वाली इक्लिप्स्ड है, ध्यान से देखो इसको, कौन सी वाली इक्लिप्स्ड है, फुली। पता क्यों फुली बच्चों, देखो इसके पीछे प्रॉपर्ली छुप जाएगा, इसके पीछे ये प्रॉपर्ली छुप जाएगा, इसके पीछे ये प्रॉपर्ली छुप जाएगा, तो इसलिए ये हुई फुली इक्लिप्स्ड। लेकिन जैसे आप घुमाओगे, अब आपको पता है बच्चों, थोड़ा सा भी घुमाओगे तो कौन सी फॉर्म आती है, गाउसी आओगी, नहीं है गाउसी आएगा, गाउसी। अब जैसे आप 60 पे पहुंच गए, ध्यान से देखो, तो भी कौन सी है ये, तो भी गाउसी है। 60 पे पहुंचे तभी तो गाउसी है। अरे जी पहले आपने क्या था 0, यहाँ पे पहुंच गए तब भी तो गाउसी है। क्यों गाउसी, ध्यान से सुनो। अब आप सोचोगे सबसे वाली स्टेबल वाली फॉर्म कब होगी, ये देखो ये वाली कौन सी हुई, स्टैगर्ड। एंड स्टैगर्ड का यहाँ पे जो दूसरा नाम है बच्चों वो है एंटी, उसको एंटी भी बोलते हैं। ये स्टैगर्ड हुई। अगर आप इसको और घुमाओ तो, अब देखो जब यहाँ पे थे हम, ये था आपके पास इक्लिप्स्ड। अब देखो ये थोड़ा सा भी घुमा रहे हो तो गाउसी। ये देखो जरा, ये वाली, ये देखो ध्यान से, ये इसके बिल्कुल पीछे है। जब 120 पे पहुंचे तो ये इसके बिल्कुल पीछे है, ये इसके बिल्कुल पीछे है, ये इसके बिल्कुल पीछे है, तो ये तो हुई इक्लिप्स। लेकिन ये फुली नहीं है। फुली क्यों नहीं है बच्चों, ये तो छुप जाएगा इसके पीछे ये छुप जाएगा, लेकिन क्या बच्चों ये छुप पाएगा इसके पीछे, नहीं। तो ये फुल इक्लिप्स नहीं, ये हुई पार्शियल इक्लिप्स। तो आपके पास जो कन्फर्मर बनेंगे यहाँ पे 4 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से, पहला कौन सा, फुली इक्लिप्स्ड, ये आ गया आपके पास स्क्यू और गाउसी।
ये कौन सा है? Partially. ये आ गया आपके पास पार्शियली इक्लिप्स में पीई लिख रहा हूं इसको, ठीक है बच्चों? ये कौन सा आ जाएगा? Staggered. स्टैगर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैगर्ड। बच्चों ये क्यों स्टैगर्ड? सबसे स्टेबल क्यों ये? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगी। तो स्टैगर्ड, और इसका क्या नाम बताया दूसरा मैंने? एंटी। ज्यादातर एंटी लिखते हैं इसकी इस केस में। इसका बताओ कौन सा है ये? पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये कौन सा है? ये गाउशी आ गया फिर से। और लास्ट वाला कौन सा है? फुली इक्लिप्स्ड। एफई लिख दिया मैंने, फुली इक्लिप्स्ड। ये बन गया। बताओ ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी का भाई। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंटी, सबसे ज्यादा एंटी, दूसरे नंबर पे गाउशी, फिर पार्शियल इक्लिप्स और सबसे फुल इक्लिप्स। बना कि नहीं बना? एनर्जी का पूछ ले तो ऑपोजिट हो जाएगा। बेटा तुझे समझ आया कुछ? मेरे को सर। हाँ, तूने इसकी क्लास लगाई कि पहले की नहीं? पहली बार लगा। पहले लगा लगा, अब समझ आ गया ना? वेरी गुड। एंटी गाउशी, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो है आपके पास फुल इक्लिप्स की। टॉर्सनल स्ट्रेन उसकी सबसे ज्यादा। एनर्जी का लिख सकते हैं ऑर्डर। अब जो एक कंफर्म को दूसरे में कंफर्म वो करना है, आपने कन्वर्ट करना है, तो वहां पे फिर वो जो एनर्जी का बैरियर होगा, ओ एक टर्म बताना भूल गया मैं आपको कि टॉर्सनल बैरियर, वो वही बैरियर था लाइक जैसे आपको आपकी एनर्जी थी कितनी, जैसे एक कोई कन्फर्मर है वो यहाँ पे है, उसको यहाँ पे लेकर जाना है, तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए। जैसे आपने पिछला करा था इथेन में, स्टैगर्ड सबसे स्टेबल था, और स्टैगर्ड को अगर आपने सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म में लेकर जाना है, वो कौन सी थी? फुल इक्लिप्स या इक्लिप्स। तो कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, कितना एनर्जी बैरियर उसको टापना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टॉर्सनल बैरियर। मतलब वही चीज है एनर्जी बैरियर, समझिए। अब बारी आती है कि बच्चों इसका ग्राफ कैसे बना। ये हो गया ना ग्राफ इसका बड़ा इजी है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है ग्राफ्स में, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है ग्राफ्स में। इसको कर दूं ना, देखो बच्चों मैंने पहले कहा ग्राफ्स में कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका मैक्सिमम क्वेश्चन ब्यूटेन वाले से आता है। प्रोपेन आता है तो प्रोपेन भी तुम लोग कर ही लोगे मेरे हिसाब से, कि नहीं होगा? चलो अभी कर लेंगे प्रोपेन का एग्जांपल भी। हाँ, तेरा जो एग्जांपल था वो किस चीज का था? ठीक है, देखो बच्चों ग्राफ देखो। अब बच्चों देखो, उसने क्वेश्चन यहां से भी दे सकता है, वो ग्राफ को आपको यहां से भी दे सकता है, लेकिन मैं तो वो करवा रहा हूं ना आपको जो सबसे सही है, करेक्ट है। यहां से स्टार्ट करेंगे हम जनरली, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है। तो ये बच्चे कहते हैं सर डाटा रॉन्ग या इनसफिशिएंट, सो नन ऑफ दिस, ठीक है? वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है उसको। बच्चे देखो यहाँ पे मान लो स्टैगर्ड है, ठीक है, और ये रहा आपके पास एंगल। बच्चों आप खुद सोचो, आप ग्राफ के हिसाब से और खुद आप आंसर बताओगे, इसका मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कौन सी फॉर्म हुई? ये स्टैगर्ड फॉर्म हुई। ये कौन सी हुई? पार्शियल इक्लिप्स। ये कौन सी हुई? दोनों का बराबर है। ये कौन सी है? सबसे ऊपर। ये कौन सी है? ये कौन सी है? क्लियर है बात? हो गया, इतनी सी तो बात है। इधर क्या आएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे एंगल आप कर लेना, 0 से स्टार्ट कर देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये जो है कौन से हमारे पास? एंटी फॉर्म, एंटी और स्टैगर्ड। ये इसको मैं बी लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है? सी। अच्छा ऐसे करो तो भी कंफ्यूज हो गए तुम लोग।
चलो कोई बात नहीं, सी डी ई एफ जी। अब बताओ ए और जी क्या है? इक्वल स्टैगर्ड। स्टैगर्ड और एंटी बी और एफ क्या है? पार्शियल पार्शियल इक्लिप्स। सी और ई क्या है? गाउसियन और ये क्या है? डी ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एनर्जी का आता है बच्चों कि जब आपको एंटी से जाना है कहां पे? पार्शियल इक्लिप्स पे, तो कितनी एनर्जी जो मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते इस डाटा को। 14.6 किलो जूल पर मोल। 14.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पे लिख लेना ये वेरिएट कितना है, ये वाला वेरिएट कितना है, ये वाला वेरिएट लिख लेना बच्चों। ये वेरिएट आपके पास 3.8 किलो जूल, 3.8 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये सारे पर मोल ही हैं। फिर बच्चों अब आप गए यहां से यहां, तो बताओ कितना होगा? 18.4। फिर इसका तो सेम ही रहेगा, फिर आता है ये वाला, उसका भी सेम ही रहेगा। ये है भाई। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, मान लो बहुत ही मुश्किल पेपर आ गया, उसने ये बोला कि इक्लिप्स से गाउशी से बच्चों ध्यान से सुनना, गाउशी से जाना उसने फुल इक्लिप्स पे। बताओ कितनी एनर्जी? गाउशी से फुल इक्लिप्स बोल रहा हूं मैं, सी से डी जाना है। ध्यान से सुना, यहां से इससे लेकर तो तक है 3.8। आपको कहां से कहां जाना है? आपको यहां से यहां तक जाना है, तो 18.4 से कितना माइनस कर दोगे? 3.8 माइनस कर दोगे, वो आंसर आएगा आपका। समझे नहीं समझे? ये ऐसा क्वेश्चन है, हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये बच्चों ये वैल्यूज याद कर लेना, ये आप लोगों का काम है। हाँ कर लेते बात इस बारे में। डन बच्चों, पहले बच्चों डन। अब ना ध्यान से सुनना एक स्पेशल केस, कि अगर वहां पे किसकी चला जाओ, और किसकी है? हमारी है, और तो नहीं कोई क्लास वाला। अगर बच्चों वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो सोचो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि एक स्पेशल क्वेश्चन दिया मैंने, चेक कर लेना, वैसे नोट्स में लिखवाया हुआ है, आप चाहो तो वहां से चेक कर सकते हैं इसको। कोई बच्चा इनको नोट्स शेयर कर देना, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी जेई में, और दोबारा फिर आ सकता है। कि जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2OH, ध्यान से सुनना बच्चों, CH2OH और CH2OH। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे हम, जरा चेक करो। CH2OH का कैसे बनाएंगे बच्चों? ये देखो ना, कार्बन है, इधर एक OH, इधर H, इधर H, फिर इधर OH, इधर H, इधर H, ये बनाएंगे। आपने क्या करा, इधर ऊपर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया H, फ्रंट कार्बन का, और बैक कार्बन का भी इधर OH होगा बच्चों, इधर H होगा और इधर H होगा। 2 मिनट बैठ इधर, अभी 5 मिनट में आके चल पड़ा, उधर बैठ। 5 मिनट में? हाँ बेटा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, उधर चल। सर ये जाने दो सर। ठीक है बच्चों, ये देखो ध्यान से सुनना, अभी ना ये एक दूसरे से ये इस तरह से हैं, तो कई बच्चों को ये लगता है कि सर अभी ये बहुत पास है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओरिएंटेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। O है, उसके साथ यहाँ पे 2 लोन पेयर है, H किस डायरेक्शन में होगा, तो वो आप उसको 2D में नहीं समझ पाएंगे। तो आपको एक शॉर्ट सा ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना यहाँ पे। अच्छा, इसके क्या क्या बनेंगे पहले ये देखो, इसका एक ये बनेगा, और कौन सा बनेगा बच्चों? OH तो इधर ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा OH, H और H, फिर और घूमेगा OH, H, H, अब कहां आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा, और H, फिर ये और घूमेगा, कौन सा बन जाएगी, कौन सी फॉर्म बन जाएगी? स्टैगर्ड। OH इधर आ जाएगा, H, H, OH, H,
H, फिर बच्चों फिर घूमेगा, ठीक है, कौन सा OH H H, नीचे लेफ्ट में OH, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर H, फिर घूमेगा, ठीक है, घूम के क्या बना देगा, कुछ देखो, OH H H, इधर आ जाएगा OH और इधर H और इधर H, क्या बोलेंगे इसको, गाउसी, और एक और घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, फुली इक्लिप्स्ड। बच्चे ध्यान से सुनो, ये जो गाउसी फॉर्म होती है ना, ध्यान से सुनना, जब ये इस तरह से होता है तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ गाउसी फॉर्म में होती है, स्टैगर्ड में या इक्लिप्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। इक्लिप्स में तो, उसमें स्टैगर्ड में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये देखो ये इतनी दूर है एक दूसरे से, कहां गया ये, वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान से सुनो, आपको पता है ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, इसके ऊपर होगा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो वैसे ये होगा आपके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूल, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से सोचो अब वो मूव नहीं करेगा, पकड़ लिया उसको ना, उस रोटेशन पे उसको पकड़ लिया उस फिक्स जगह पे, तो वो इजीली रोटेट नहीं होगा, और अगर उससे आगे रोटेट नहीं हुआ तो फिर भाई उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाता है, गाउसी सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर एंटी आएगा। नॉर्मली क्या था, एंटी सबसे ज्यादा था, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कहा कौन सी पोजीशन में थी, सिर्फ गाउसी में। पता चले कि आप इधर ही बना दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशन में जब आप देखोगे ना बच्चों उस मॉलिक्यूल को, तो आप देखो O और H के बीच में वहां पे जो डिफरेंस है वो सबसे कम रहेगा, उसका किस तरह अरेंजमेंट होगी वो डिपेंड करेगा, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाएगा। ये तो इसके 2 एग्जांपल मैंने बताए थे, दोनों के दोनों एग्जांपल जो आप लोग कर लेना। और एक फ्लोरीन का बताया था, इसमें भी होती है बच्चों, ये देखो, अगर मान लो आपके पास CH2OF है, OH है और CH2F है तो होगी, क्योंकि जब आप इसका CH2F है ये, ठीक है, कार्बन, इसको अगर आप नोट करो तो ऐसे बनाओगे आप OH कार्बन कार्बन और फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो जब आप इसको अरेंज करोगे, इसकी कौन सी फॉर्म, गाउसी फॉर्म, तो देखो आपका इधर आ गया OH और गाउसी फॉर्म में इधर आएगा फ्लोरीन, तो इस फ्लोरीन और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझ गए। अगर बच्चों मान लो इधर फ्लोरीन होता ऊपर और इधर भी फ्लोरीन होता तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, फिर नहीं होती। ये देखो मान लो अगर उसने ये दे दिया आपको, तब थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर F होता तो तब कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, फिर नहीं होती। अच्छा कई बच्चे ये भी है कि अकेला फ्लोरीन दे दिया, सर जी इधर हाइड्रोजन आया, बताओ हाइड्रोजन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बताओ, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चाहिए यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव। अरे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो इतना ज्यादा पोलर थोड़ी ना होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव तभी आएगा जब हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन किससे अटैच हो, FON से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच हो। तो समझे कि नहीं समझे, आप दिखा दो अपना क्वेश्चन, हो गया, दैट्स इट। एक बचा छोटा सा टॉपिक बोर्ड वगैरह। आप लोगों ने ये कहा कि सर वो कौन सी वाली दूसरी जो बची है साहौर, वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इथेन का बनाया था ना, फिर उसमें पता कैसे होता है, आप ऐसे से एक तिरछा सा डंडा लगाओ, ये H ये H ये H, इसमें ये H ये H और ये H, ऐसे करके होता है। ये देखो दोनों है तो देखे तो वैसा ही है, ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के ऐसे पीछे, ये इधर को ये इधर को। अगर इसका वो बना दें हम कौन सा स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड कैसा बनेगा इसका, देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, उसको क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। ये लो, ये कौन सी प्रोजेक्शन है, साहौर, इसको नहीं करते हम, मेनली इसी को डिस्कस करते हैं। ये लो बच्चों क्वेश्चन देखो, पिछली क्लास में आई
और इधर CH3 दिया हुआ है, इधर भी CH3 दिया हुआ है, इधर भी CH3 दिया है ना। और पीछे क्या है, इधर CH3 और इधर है OH और इधर क्या है आपके पास CH3। इसका ऑपोजिट से बनाओ जरा। ये पहला कार्बन है, यही है पहला कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या लगा है, एक इधर CH3 लगा है, वही तो सिखाया था तुम लोगों को थोड़ी देर पहले। एक इधर CH3 लगा है, फिर इसके पीछे एक कार्बन है, उधर क्या लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक और CH3 लगा हुआ है। यही हुआ C2H5, सॉरी C2H5 कहीं पे लगा देते, इधर लगा देते C2H5 लगा दिया। दूसरा देखो, दूसरा पहला कार्बन है, उसके एक तरफ तो लगा है H, एक तरफ लगा है C2H5, ठीक है। और एक लगा उसके साथ सर उधर C कार्बन, इधर CH3। हाँ क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे C2H5 है, फर्स्ट वाले में उधर इसके साथ है, इधर नहीं उधर सॉरी इधर ऊपर वाले के साथ है हाँ, C2H5। हाँ। ओके, उधर भी C इधर C2H5 आएगा। दूसरे में सर ये क्या बन गया? ऊपर का लेना इसका स्ट्रक्चर बी ऑप्शन तो बच्चों ऐसे क्या करना आपने, सुन लो मेरी बात सुन लो, ऐसे करके हर एक स्ट्रक्चर को आपने खोल के देख लेना है। देखा P and U है। ऑप्शन क्या आ रहा है इसका, क्यों है? हाँ बस फिर सही होगा। क्यों ना कैसे आया? कैसे क्यों नहीं आ रहा? और ओपन करके देखो। हाँ डाल, इसको बता दें। अरे इसको ओपन कर बता दो ना मॉलिक्यूल ओपन करके। फ्री रहेगा। सर बस बंद कर दो। मुझे और कोई काम नहीं बचे, मैं आप दोनों लोगों को मॉलिक्यूल खोल दो फिर